हमारे पास आपस में जो लोग हैं वो इक्वली रह नहीं रहे, तो हम लोग कहीं ना कहीं जानवरों की तरह ही हो जाएंगे। और इस चैप्टर से बहुत सारे सवाल भी आते हैं, चाहे हम कॉम्पिटिशन्स के एग्जाम को देखें या फिर हमारे सिलेबस के एग्जाम को भी देखें। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम लोग फ्रेंच रेवोल्यूशंस क्लास 9 हिस्ट्री चैप्टर का सेकेंड डे पे, और आज इस चैप्टर को हम लोग इंड करने वाले हैं पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ। उस दिन हम लोगों ने पूरी स्टोरी को देखा था, उस वहाँ की सोसाइटी कैसी थी उसके बारे में देखा था, हम लोग नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में भी जान रहे थे। आज हम लोग जो है क्विक रिवीजन करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल कि किस एज में, किस ग्रुप में या फिर किस टाइम पे कौन सी घटनाएं घटी थी। उसके बाद आज हम लोग इस चैप्टर को एंड करेंगे और फिर नेक्स्ट क्लास पे हम लोग अगली चैप्टर की ओर मूव करेंगे, क्योंकि अब एग्जाम नजदीक आ रहे हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हम लोग फ्रेंच रेवोल्यूशंस देख रहे थे, तो फ्रेंच रेवोल्यूशंस का स्टार्टिंग जो है वो कहीं ना कहीं स्टार्ट हो चुका था 1717 से, इट मीन 1770 से ये स्टार्ट हो चुका था। बट ऐसा होता है ना, कोई भी चीजें जब हम प्लान कर रहे हैं या फिर कोई भी चीजें हो रही है तो उसमें बहुत सारी चीजें पहले होती है। तो सब फर्स्ट में जो है 1717 और 1718 के बीच में ये जो 10 इयर्स का टाइम है फ्रांस के लिए, उसमें वहाँ पे इकोनॉमिकली वो डिक्लाइन होते जा रहे हैं। उनकी जो इकोनॉमी है वो डे बाय डे क्या क्राइस हो रही है। वहाँ का रूलर जो है बहुत ज्यादा क्या हो गया, ऐशो आराम की जिंदगी को वो जी रहा था। जब इकोनॉमिकली वो डिक्लाइन हो रहा था, इट मींस जब हमारे पास में जब पैसे नहीं रहते तो हमारा जो वैल्यू है हमारे सोसाइटी में कहीं ना कहीं कम होने लगते हैं। फिर टाइम आता है 1780 और 1789 का। इस टाइम पे क्या होता है, यहाँ पे बेड हार्वेस्टिंग हो जाता है, इट मींस वहां पे सूखा पड़ जाता है और प्राइस जो है बहुत ज्यादा हाई हो जाता है। कॉस्ट जो वहां पे खाने की चीजों का बढ़ जाता है इस टाइम से, क्योंकि इस टाइम पे वहां पे सूखा पड़ चुका होता है। फिर टाइम आता है 5 मई 1789। इस टाइम पे क्या होता है, स्टेट्स जनरल कन्वर्ट डिमांड्स रिफॉर्म्स, मतलब इस टाइम पे अब वहां पे फ्रांस में डिमांड होने लगे थे। क्या, किस चीज का डिमांड इस बात का कि नहीं, अब रेवोल्यूशंस होने ही चाहिए, अब ये रूलर हमें नहीं चाहिए। दुनिया बदल सकती है, धरती बदल सकती है, तो फिर ये राजा क्यों नहीं बदल सकता, मोनार्की सिस्टम ऑफ फ्रांस में नहीं चाहिए। इस डिमांड के साथ लोग रेवोल्यूशंस के लिए तैयार होते हैं। नेक्स्ट टाइम आता है जब यहाँ पे रेवोल्यूशंस होता है 14 जुलाई 1789। इस टाइम पे क्या होता है, इस टाइम पे जो है फ्रांस में सबसे इंपॉर्टेंट डे होता है। इंपॉर्टेंट डे मींस वहां पे एक नेशनल असेंबली बनती है। नेशनल असेंबली मींस मिनिस्टर्स बनते हैं कि वो कैसे ऑन करेंगे और रूलर को कैसे वो कंट्रोल करेंगे। इट मींस 14 जुलाई 1789 नेशनल असेंबली फॉर्म। और इस टाइम इसके बाद जब असेंबली बनती है, तो असेंबली जब बनती तो वो उस पर सोचना स्टार्ट करती कि कैसे हम फ्रांस के लोगों के लिए अच्छे से वर्क कर सकते हैं। इस पे क्या, उसके बाद 26 अगस्त 1789 का टाइम आता है। इसमें क्या होता है, डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन। यहाँ पे जो है कॉन्सेप्ट आता है फंडामेंटल राइट्स का, और इसी फंडामेंटल राइट्स, इसी टॉपिक के रीजन से इसको इंडिया में पढ़ाया जाता है। इट मींस पूरे वर्ल्ड में अगर बात की जाए तो सबसे फर्स्ट जो कंट्री है फंडामेंटल राइट्स की बात करने वाली, तो वो कौन है, ये फ्रांस। यहाँ पे क्या फंडामेंटल राइट्स मिलती है, फ्रीडम इट मींस आजादी, इक्वालिटी इट मींस समानता, और फिर एक भाईचारा या फिर इसको लोग बंधुत्व बोलते हैं। इट मींस कि जितने भी लोग हैं वो कहीं ना कहीं क्या है, फ्रीडम है, किसी के अंदर वो नहीं आएंगे। इक्वालिटी, चाहे वो रूलर हो या फिर ऑर्डिनरी पर्सन हो, राजा हो या फिर जनता हो, सब में क्या है, वो एक दूसरे से वो क्या है, इक्वल है। इक्वल किस बेस पर, वो जो है कॉन्स्टिट्यूशनली इक्वल है, मतलब इकोनॉमिकली की हम बात नहीं कर रहे हैं। हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जो राइट्स राजा को मिलेगा वो राइट्स प्रजा को भी मिलेगा। किंग को जितनी पावर है उतना ही पावर किसके पास होनी चाहिए, उतनी इक्वालिटी रूलर के साथ साथ वहाँ के ऑर्डिनरी पर्संस के पास भी होने चाहिए। और इसी फंडामेंटल राइट्स की वजह से हम लोग क्या करते हैं, इसको फ्रांस रेवोल्यूशंस को हमारे सब्जेक्ट में, हमारे सिलेबस में इसको डाला गया। तो एक सवाल का जवाब तो हमें मिल चुका है कि फ्रेंच रेवोल्यूशंस को हम यहाँ पे इंडिया में क्यों पढ़ रहे हैं। उसके बाद जो है देखते हैं 1790 का टाइम। इसमें क्या होता है, सिविल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द क्लेरी। यहाँ पे जो है रूलर का वो पूरी तरह से पावर वहां पे खत्म होने लगता है। वहां पे मोनार्की को हटा करके क्या आती है, वहां पे लोग अब कॉन्स्टिट्यूशनली आगे बढ़ने लगते हैं। और 1792 में जो है
यहाँ पे डिमांड होता है और इस 1792 में रूलर के ऊपर कंट्रोल लगा दिया जाता है। कंट्रोल किस चीज का? उसके पास पावर है लेकिन उसके पावर को क्या कर दिया जाता है? लिमिट्स कर दिया जाता है कि आपका जो लिमिटेशन है, इस लिमिटेशन के बाद आप वर्क नहीं कर सकते। ये कब की घटना है? ये 1792। यहाँ पे क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिटेड पावर ऑफ मोनार्की, मोनार्की के पावर को रोक दिया जाता है। लेकिन अब वहां पे प्रॉब्लम ये है कि मोनार्की है नहीं, ना कंप्लीटली वो डेमोक्रेटिक हो सके हैं, ना तो वो कंप्लीटली मोनार्क है। तो इस बात का जो फायदा है, अगल बगल वाले के पड़ोसी कंट्री जो होते हैं वो क्या करते हैं? उठाना स्टार्ट करते हैं। हम भी अपने घरों पे देखते हैं, घर के आसपास में देखते हैं कि जब हमारे घर में आपस में लोग लड़ते हैं तो बगल वाले बेनिफिट्स उठा लेते हैं। और इसी का बेनिफिट्स वहाँ पे फ्रांस में जो वहाँ का रूलर और वहाँ के पर्सन्स, ऑर्डिनरी पर्सन्स जो जनता है, वो आपस में लड़ रहे हैं। अब इस लड़ाई का फायदा कोई ना कोई तो उठाएगा ही। जैसे दो बिल्लियों के झगड़े में बंदर फायदा ले जाती है, सेम तरह से यहाँ पे ऑस्ट्रिया और पर्सिया जो है वो अटैक कर देता है 1792 में। किसके ऊपर? फ्रांस के ऊपर। कि भैया अब इसके पास कुछ है नहीं, इनके पास कोई ज्यादा लड़ने के लिए लोग नहीं है, लोगों में क्या नहीं है? यूनिटी नहीं है। तो इसी 1792 में इस बात को याद रखिएगा, ऑस्ट्रिया और पर्सिया जो है यहाँ अटैक करता है। तो इसको डिफेंड करने के लिए एक कैप्टन निकल करके आगे आता है और उस कैप्टन का नाम है नेपोलियन बोनापार्ट। क्या नाम है? नेपोलियन बोनापार्ट। और यहीं से उसकी पावर क्या होती? अप होते चलती है। 1792 में ऑस्ट्रिया पर्सिया उस पे अटैक करता है और दोनों को डिफेंड कर देते हैं। कौन? फ्रांस। और फ्रांस में से सबसे आगे कौन आगे रह करके लड़ रहा है? नेपोलियन बोनापार्ट। यानी नेपोलियन बोनापार्ट का अब जो है पावर उसके कंट्री में क्या होने लगा? कहीं ना कहीं बढ़ने लगा। अब क्या होता है? 1792 के बाद 1793 का जब टाइम आता है तो यहाँ पे क्या हो रहा है? 1793 में लुई 16 जो है वो मैरिड कर लेता है, शादी हो जाता है उसकी। किसके साथ? एंटोनियो के साथ हो जाती है, उसकी शादी हो जाती है और उसकी फैमिली आगे बढ़ती है। और फिर टाइम आता है 1794 का। यहाँ पे क्या है कि इस टाइम पे वहां पे कमेटी बनती है, ग्रुप बनती है 5 मेंस की। कितने मेंस रहते हैं इसमें? इसमें टोटल रहते हैं 5 मेन। और ये क्या कर रहे हैं? जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं कि वहां पे लिमिट्स दिया गया है, राजा का जब पावर है उसको लिमिट्स कर दिया गया है। लेकिन 1794 में जो है एक कमेटी बनाया जाता है, ग्रुप बनाया जाता है 5 पर्सन्स का, 5 लोगों का। उसका वर्क क्या है? उन लोगों को वर्क दिया जाता है कि आप अच्छे से जो है मोनार्की को खत्म कीजिए और डेमोक्रेसी को धीरे धीरे कहाँ पे लाइए? फ्रांस में उस चीजों को लाना स्टार्ट कीजिए। यानी इसमें 5 मैन रहते हैं। लेकिन ये जो 5 मैन है वो अच्छा से वर्क नहीं कर पा रहे हैं। इट मींस लुई 16 जो है, जो यहाँ का रूलर है, वो क्या कर रहा है? इनको डिस्टर्ब कर रहा है। और ये भी अच्छे से अपना वर्क नहीं कर पा रहे क्योंकि इनको कहीं ना कहीं क्या होते हैं? इनको लालच दिया जाता है किसके पास थ्रू से? लुई 16 के थ्रू से। कि भैया आप क्या कीजिए? पैसा लीजिए, आप जो है आपको हम पावर देंगे, आप ये काम कीजिए, इस सिस्टम को हटाइए, रूलर के सिस्टम को क्या कीजिए? लाइए, मोनार्की को वापस क्या कीजिए? स्टेब्लिश करवाइए, हम आपको मिनिस्टर बना देंगे, किसी को होम मिनिस्टर, किसी को डिफेंस मिनिस्टर का लालच मिलता है। ये लोगों के अंदर क्या होता है? गड़बड़ियां आने लगती है। तो ये अच्छे से वर्क नहीं कर पा रहे थे। इट मींस फ्रांस जो है स्टेबल नहीं हो पा रहा था। वहां के जो लीडर्स थे, वहां के जो सोसाइटी थी, वो अच्छे से वर्क नहीं हो पा रही थी। तो इस बात का जो है बेनिफिट्स उठाता है कौन? नेपोलियन बोनापार्ट। क्योंकि नेपोलियन इस बात को समझ गया था क्योंकि उसके जैसा वहां पे कोई है नहीं और वो उस टाइम तक वहां के लिए भगवान बन चुका था। अगर वो बोल दे कि मेरे छूने से किसी में जान आ जाए तो लोग उसको भी एक्सेप्ट कर लेते थे। और टाइम आता है 1799 का। इन 5 टाइम के ड्यूरेशन में जो है नेपोलियन बोनापार्ट वहां का क्या बन जाता है? लीडर। कहाँ का? फ्रांस का। और वो जब वहां का लीडर बनता है कि सब वो जो बोलेगा वही बातें आगे क्या होगी? चलेगी। और उस टाइम तक जो है फ्रांस की स्थिति इतनी ज्यादा डूब चुकी थी कि लोग क्या हो चुके थे? नेपोलियन को अपना लीडर मान चुके थे और उन्हीं से कहे बातों को वो आगे कर रहे थे। तो ऐसी बात है कि नेपोलियन जब आता है तो शुरू स्टार्टिंग में बहुत अच्छे वर्क करता है। इट मींस वो पूरा एक कंट्री का कॉन्सेप्ट देता है कि एक ऐसा कंट्री बनेगा जहाँ पे अपना करेंसी होगा, अपना फ्लैग होगा, हम लोग एक जैसे बोलने वाले लोग रहेंगे, एक ही जैसे लोग रहेंगे, सारी बातें वो लोगों को बोलता है और लोग उसको एक्सेप्ट करते हैं।
और लोग उन्हीं की अगुवाई में वो आगे बढ़ रहे होते हैं। और फिर नेक्स्ट टाइम आता है 1804। ये टाइम जो है नेपोलियन खुद को क्या करता है, एम्पेरर बना देता है। वो खुद को क्या घोषित कर देता है, अनाउंस कर देता है कि वो एम्पेरर है। कहाँ का एम्पेरर है? फ्रांस का। और फ्रांस का एम्पेरर कहने मतलब वो अपने अगल बगल के जो छोटे छोटे राज्य हैं, छोटे छोटे स्टेट हैं, उन सबको हड़प करके एक अटैक करके उसको एक जगह पर ला करके उसको क्या बनाना चाहता है? ग्रेट फ्रांस। इट मीन जैसे हम बात करते हैं अखंड भारत की, अमेरिका बात करता है मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, इजराइल बात करता है हमास को हटा करके ग्रेट इजराइल करने की। तो नेपोलियन भी यहाँ पे बात कर रहा है किस चीज का? फ्रांस को अगेन क्या करने के लिए? बड़ा करने के लिए, उसके बॉर्डर्स को बड़ा करने के लिए। तो नेपोलियन इसके बाद वो क्या करता है? बहुत ज्यादा बैटल्स करने लगता है। धीरे धीरे उसके पावर क्या होने लगते हैं? बढ़ने लगते हैं। वो कॉइन चलवाता है, मतलब जिसको हम लोग बोल सकते हैं नेशनल करेंसी, वो वर्ड का यूज करता है। वो वहां पर पैतृक संपत्ति जो है फादर और ग्रैंडफादर के जो प्रॉपर्टीज हैं वो उसको क्या करवाता है? बंटवाने के लिए रूल्स बनाता है। वो अपना एरिया क्या करता है? डिफाइन करता है। अपनी आर्मी को वो क्या करता है? रेडी रखवाता है। वो अच्छे अच्छे वर्क भी कर रहा था। लेकिन धीरे धीरे होता है ना, जब किसी के पास या फिर कहीं पे भी एक आदमी के पास पावर आ जाता है तो उस पावर को कहीं ना कहीं वो क्या करने लगता है? मिसयूज करने लगता है। तो नेपोलियन भी यही करने लगा था। जो नेपोलियन शुरू में वहां के लोगों के लिए राजा या फिर गॉड के समान था, 1810 आते आते 1810 आते आते कहीं ना कहीं वो इविल के रूप में आ गया था। वो दानव का रूप लेने लगा था। इट मीन सब कोई भी उसके अगेंस्ट पे बोले, गलत वर्क भी कर रहा है तो कहीं ना कहीं उसको क्या करता था? रोक देता था, डिफेंड, जेल में डाल देना, मार देना, ये सारी घटनाएं आम होने लगी थी। और फिर टाइम आता है 1815। इसमें क्या होता है? वाटरलू एक एरिया, एक जगह है। जैसे इंडिया में दिल्ली हो गया, कुरुक्षेत्र हो गया, गुड़गांव हो गया, ये सब जगह है। उसी तरह से फ्रांस में एक जगह है वाटरलू। और इस वाटरलू में क्या होता है? ब्रिटेन और फ्रांस, ये दोनों के बीच में बैटल्स होते हैं, लड़ाई होता है। और इस लड़ाई में क्या होता है? नेपोलियन बोनापार्ट क्या होता है? हार जाता है। और जब नेपोलियन बोनापार्ट हार जाता है तो उसके जो रूल्स है वो क्या हो जाते हैं? फ्रांस में खत्म हो जाते हैं। और इसमें जब वाटरलू का जब वो बैटल हार जाता है 1815 में, उसके बाद उसको इंग्लैंड वाले क्या करते हैं? उठाते हैं और एक सुनसान सी टापू में ले जाकर के उनको अकेले छोड़ देते हैं। और फिर नेपोलियन बोनापार्ट का लास्ट टाइम जो वो वहीं पे क्या होता है? सर्वाइव होते, उनका डेथ हो जाता है। अब बात रह गई कि वो जब उनको टापू में छोड़ दिया जाता है, आइलैंड जो वहां पे जो छोड़ दिया गया है, वहां पर उनको ना ही वहां पे उनके गार्डिंग के लिए फोर्स रखे गए हैं, ना उनको सिक्योरिटी के लिए। वो जो टापू है बीच ओशियन में क्या है? रखा है। और वहां का जो पानी है या फिर वहां का जो वाटर जिसको लोग बोलते हैं, बहुत ज्यादा क्या कोल्ड है, बहुत ज्यादा ठंडी है। और यहाँ पे ना कोई बोट है ना और कुछ है। अगर वो तैर के अगर पार करने का ट्राई करेगा तो वो कहीं ना कहीं ठंड से क्या होगा? मारा जाएगा। इसीलिए ब्रिटेन के जो लोग हैं, आर्मी है, यहाँ पे आती थी मंथ में, यहाँ पर ला करके सामान को डाल देते थे, उनके ग्रोसरी के सामानों को, फिर वो उसी को खाता था, सर्वाइव करता था। इट मींस जो रूलर था उस रूलिंग को हटा करके वहां पे क्या हो रहा है? उसको कहीं ना कहीं सर्वेंट की तरह रख दिया गया था। और उसी वहीं पे जो है नेपोलियन बोनापार्ट का डेथ हो जाता है। और 1815 के बाद फ्रांस कहीं ना कहीं वो आगे बढ़ता है। और अभी जिस फ्रांस को हम देख रहे हैं तो इसकी जो नींव है 1850 वाटरलू के बैटल से बाद ही आती है। और इसी के साथ ये चैप्टर हमारा क्या होता है? फाइनली खत्म होता है। लेकिन इस चैप्टर से हमें क्या क्या चीजें सीखने को मिल रही है? सीखने को मिल रही है कि अगर किसी के पास पावर आए तो उस पावर का मिसयूज नहीं करना चाहिए। जैसे हम रूलर में देख रहे हैं लुई 16 को, मोनार्की या फिर डिक्टेटरशिप में देख रहे हैं नेपोलियन बोनापार्ट को। नेपोलियन बोनापार्ट जो है वो एक आम आदमी था, एक आम सा सैनिक से होते हुए वो कैप्टन, फिर मिलिट्री जनरल बनते हुए वो क्या हुआ? फ्रांस का इंपेरर भी बना। लेकिन वो अपने पावर के मिसयूज के रीजन से वो लास्ट का टाइम उसका इतना बुरा गया कि वो एक गुमनाम मौत मरा। और हमें फ्रांस रेवोल्यूशन से क्या मिले हैं? राइट्स मिले हैं। राइट्स मीन्स हमारा अधिकार। अगर हमारे पास फंडामेंटल राइट्स नहीं हो तो हम ह्यूमन नहीं, हम पूरे एनिमल्स की तरह क्या करेंगे? सर्वाइव करेंगे।
अगर हमारे पास फ्रीडम नहीं है, हमारे पास इक्वालिटी नहीं है, हमारे पास आपस में जो लोग हैं वो इक्वली रह नहीं रहे, तो हम लोग कहीं ना कहीं जानवरों की तरह ही हो जाएंगे। और इस चैप्टर से बहुत सारे सवाल भी आते हैं, चाहे हम कॉम्पिटिशन्स के एग्जाम को देखें या फिर हमारे सिलेबस के एग्जाम को भी देखें, तो इस चैप्टर से कहीं ना कहीं हमें 7 या 8 मार्क्स के क्वेश्चन देखने को मिल ही जाते हैं। इसमें से मेनली जो क्वेश्चंस आते हैं वो नेपोलियन बोनापार्ट, लुई 16, रीजन ऑफ द फ्रांस रेवोल्यूशंस एंड व्हाट इज द बेनिफिट्स ऑफ फ्रांस रेवोल्यूशंस। ये 4 क्वेश्चन इसके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। काउजेस ऑफ द फ्रांस रेवोल्यूशंस, बेनिफिट्स या फिर आउटकम्स ऑफ द फ्रांस रेवोल्यूशंस, हु वाज नेपोलियन बोनापार्ट एंड व्हाट इज द बैटल ऑफ वाटरलू। ये सारे क्वेश्चन वहां से आते हैं। तो आई होप कि इन सारी चीजों के एक्सप्लेनेशन से आप इस सारे क्वेश्चंस के आंसर को दे सकेंगे। और अगर आपकी कोई क्वेश्चंस हो, कोई क्वेरीज हो, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर डालें, हम उसे देखेंगे और हम आपको जरूर से जवाब देने का ट्राई करेंगे। थैंक यू सो मच। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, बने रहिए हमारे साथ।